500 साल पहले किसी एक जगह उनकी बोट रुकने का मतलब ये नहीं है कि वो जगह उनकी हो गई है। ये शब्द अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड और डेनमार्क को लेकर कहे हैं। यहाँ पर वाइकिंग्स की कहानी तो आपको याद ही होगी। वही योद्धा जो दूसरे देशों की खोज करते थे और जगह जगह जाकर बस जाया करते थे। ऐसा ही एक एक्सप्लोरर था एरिक द रेड, जिसने ग्रीनलैंड को खोजा था और सबसे पहले यूरोपियंस को वहां बसाया था। लेकिन आज देखिए सब कुछ उल्टा हो गया है। जिन यूरोपियंस ने अमेरिका को खोजा था और वहां अपने लोगों को बसाया था, आज वही अमेरिका यूरोप से उनके आइलैंड को छीनना चाहता है। ट्रंप ने जो कहा है उससे डेनमार्क और पूरा यूरोप घबरा गया है। ट्रंप ने साफ साफ कहा है, वी विल डू समथिंग विद ग्रीनलैंड, आइदर द नाइस वे और द हार्ड वे, जिसका मतलब साफ है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर अपनी सेना का प्रयोग करने से भी नहीं चूकेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के हिसाब से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने के बाद अमेरिका का सबसे खतरनाक प्लेन सालों के बाद दिखाई दिया है। ये अमेरिका का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर प्लेन है, जिसके दिखने के बाद ये कहा जा सकता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ अमेरिका ने रूस का एक जहाज भी अपने कब्जे में ले लिया था, जो वेनेजुएला से तेल लेने गया था। हालांकि अमेरिका ने इस पर सवार रूसी नागरिकों को रिहा कर दिया है, जिसके बाद तनाव थोड़ा कम हुआ है। लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के तेवर अभी भी सख्त हैं। पहले समझ लेते हैं कि ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है। देखिए, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे कम आबादी वाला लेकिन स्ट्रेटेजिकली सबसे महत्वपूर्ण आइलैंड है। ये नॉर्थ अमेरिका और आर्कटिक ओशियन के ठीक बीच में है। कोल्ड वॉर के समय में अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड एक अर्ली वार्निंग शील्ड रहा। यहाँ मौजूद पितुफिक स्पेस बेस, जिसे पहले थुले एयर बेस कहा जाता था, वहां से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस डिटेक्ट किए जा सकते हैं। रशियन सबमरीन और आर्कटिक नवल मूवमेंट ट्रैक हो सकती है और यूएस मिसाइल डिफेंस नेटवर्क को आर्कटिक कवरेज मिलता है। और आज भी वहां 100 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक परमानेंटली डिप्लॉयड हैं और मौजूदा डेनमार्क यूएस एग्रीमेंट के तहत अमेरिका जितनी सेना चाहे वहां पर तैनात कर सकता है। पर इसके बाद भी अमेरिका को वहां पूरा कंट्रोल चाहिए, क्योंकि यही सवाल जब अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछा गया तो उनका जवाब था, यू डोंट डिफेंड लीजेस। मतलब हम लीज वाली जमीन को उस तरह डिफेंड नहीं करते, उसे डिफेंड करने के लिए हमें उस जमीन पर मालिकाना हक चाहिए। और किससे डिफेंड करने के लिए अमेरिका को ये हक चाहिए, तो वो है रूस और चाइना। अमेरिका का कहना है कि रूस और चीन के समुद्री जहाज वहां मंडरा रहे हैं और अगर अमेरिका वहां नहीं पहुंचा तो रूस और चीन वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या अमेरिका की नज़र ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज पर भी है? क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की जो बर्फ है वो पिघल रही है, जिससे ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ एलिमेंट यूरेनियम, आयरन और संभावित ऑयल गैस रिजर्व भी जो हैं वो मिल सकते हैं। और यही वो रीज़न है जिसके लिए अमेरिका, चीन और रूस सभी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज का मसला है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि लीज वाला लॉजिक यहाँ पर ज़्यादा टिकता नहीं है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से रूस आर्कटिक में एक्टिव जरूर है, पर वो नॉर्दर्न सी रूट और साइबेरियन आर्कटिक तक ही सीमित है। ग्रीनलैंड के आसपास उसका कोई डायरेक्ट डोमिनेंस नहीं है। और अगर बात करें चीन की, तो चीन खुद को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है। साइंटिफिक रिसर्च और रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट भी दिखाता है, लेकिन वहाँ मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है। तो ट्रंप सिर्फ एक परसेप्शन के आधार पर ग्रीनलैंड को हथियाना चाहते हैं। डेनमार्क, ग्रीनलैंड और नाटो का जवाब। ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों का जवाब बिल्कुल साफ है। ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। ग्रीनलैंड एक सेमी ऑटोनोमस टेरिटरी है। उसके पास अपनी पार्लियामेंट है और अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। ग्रीनलैंड की सभी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो रूलिंग में हैं और जो ऑपोजिशन में हैं, वो सभी एक साथ बयान जारी करते हैं कि वी डोंट वांट टू बी अमेरिकन्स, वी डोंट वांट टू बी डेन्स, वी वांट टू बी ग्रीनलैंडर्स। डेनमार्क ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने मिलिट्री फोर्स का ऑप्शन चुना तो नाटो अलायंस का फ्यूचर ही सवाल में पड़ जाएगा। और यही वजह है कि फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और दूसरे नाटो देशों ने डेनमार्क का समर्थन करते हुए कहा है कि आर्कटिक सिक्योरिटी कोलेक्टिवली अलाइज द्वारा मैनेज की जानी चाहिए, ना कि यूनिलेटरल एक्शन से। मतलब अगर ग्रीनलैंड पर खतरा है तो सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, ना कि कब्जा करके। अब समझते हैं कि असली टकराव कहाँ है। ये कहानी सिर्फ ग्रीनलैंड की नहीं है, ये कहानी है 21st सेंचुरी में पावर पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रूल्स की। अगर अमेरिका ये कहता है कि ऑनरशिप जरूरी है, यानी किसी देश को
हथियाकर ही उसको सुरक्षा देना सही है तो वही लॉजिक कल कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। यही कारण है कि यूरोप परेशान है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यूएस डेनमार्क डिफेंस कॉरपोरेशन पहले से बहुत स्ट्रोंग है और किसी एक्स्ट्रा मिलिट्री की जरूरत भी नहीं है। आर्कटिक मॉनिटरिंग सिस्टम ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, नाटो स्ट्रक्चर भी इंटैक्ट है, तो फिर ओनरशिप की जरूरत क्यों है? अगर अमेरिका ग्रीनलैंड में पावर यूज करता है तो नाटो अलायंसेस का भरोसा टूटेगा और रूस और चीन इसका फायदा उठा सकते हैं। पिछले कुछ टाइम से जिस तरह अमेरिका टैरिफ का दबाव बना रहा है और मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूक रहा, उसे देखकर लगता है कि उसे अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि अमेरिका को वेनेजुएला का तेल भी चाहिए और ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज भी। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ग्रीनलैंड का जो फ्यूचर है वो वॉशिंगटन, मास्को और बीजिंग में नहीं बल्कि ग्रीनलैंडिक लोगों की इच्छा से तय होना चाहिए। तो आने वाले हफ्तों में देखना होगा कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और डेनमार्क की बातचीत, नाटो के इंटरनल डायनामिक्स और आर्कटिक पॉलिसी डिसीजंस किस तरह से ये हमें बताते हैं कि ग्रीनलैंड का भविष्य किस तरह का होगा। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये खेल पावर का है या पैसे का, सुरक्षा का डर है या ताकत दिखाने का।